सारे क्वेश्चन है, और इसके बाद और कुछ असर्शन रीजन है वो भी हम लोग करेंगे। एक दो बच्चों ने बोला कि असर्शन रीजन की भी प्रैक्टिस करना है, तो मैंने बोला ठीक है चलो उसको भी मैं ले आया हूँ, बहुत सारे 33 क्वेश्चन है वो, तो उनकी आज हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा चौथा हो गया था, हमको सिक्स्थ वाले से करना है। ठीक, तो मैंने ग्रुप में भी ये शेयर कर दिया है, तो जिनके पास इसकी हार्ड कॉपी नहीं है वो ग्रुप से उसको देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक बॉडी है, ये वे करती है 72 न्यूटन। तो एक बॉडी है, इसका जो मास है, देखो वेट बोला है यानी कि डब्ल्यू की बात कर रहा है वो, तो इसका जो डब्ल्यू है यानी कि एम इंटू जी, वो 72 न्यूटन क्वेश्चन में दे रखा है। तो जैसे किसी बॉडी का वेट दे तो आप लिख देना एम जी इज इक्वल टू 72 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, इसको गेट में लगा दूं। तो 6 नंबर के क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है एक बॉडी वे करती है 72 न्यूटन, मैंने लिख दिया एम जी इज इक्वल टू दिस। अब अगला बोल रहा है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। यानी कि अर्थ से हमको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट, हाइट लिखा है ना, अगर डेप्थ लिखा होता तो हम अंदर जाते, हाइट पे पूछ रहा है। तो ये हमारी अर्थ है, ये इसकी रेडियस है कैपिटल आर, और ये कहां पे पूछ रहा है, एट हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि हाइट कितनी है, r/2। तो इतनी हाइट पे हमें जाना है, ये तो ऑलरेडी r है, तो टोटल सेंटर से हम कितनी डिस्टेंस पे है, r प्लस r/2। गुड, तो r प्लस r/2 के ऊपर है हम लोग। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे इसका वेट कितना होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, g डैश, तो यहाँ पे वेट कितना होगा इसका, mg डैश। यही हमको निकालना है। 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा है, वहां वेट कितना होगा, वेट कितना होता है mg, लेकिन यहाँ पे क्या है, g डैश है तो mg डैश। अब हाइट की बात कर रहा है तो वहां पे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला है r प्लस एच का होल स्क्वायर। दूसरा भी एक फॉर्मूला है, लेकिन उस फॉर्मूले को हमने अप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ बहुत हाइट की बात कर रहा है, इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि बहुत ज्यादा हाइट है। और जब आपको क्लियर ना होना कि क्या लेना है तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला ले लेना। ठीक है, तो देखो g डैश इज इक्वल टू ये, यहां से लेकिन वेट कैसे मिलेगा, सॉरी मैंने 2 बार डैश लगा दिया ना, मैंने 2 बार डैश लगा दिया था, सॉरी। यहां से हमें वेट कैसे मिलेगा, यहां पे देखो, हाँ बिल्कुल सही, अगर मैं दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो ये तो 72 न्यूटन दिया हुआ है, और ये तो मुझे निकालना है। तो चलो करके देखते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं। तो एम जी डैश इज इक्वल्स टू 72 इंटू आर अपॉन आर प्लस r/2 का होल स्क्वायर। ऊपर और नीचे दोनों में से r कॉमन निकल के कट जाएगा, और क्या बचेगा, 72 इंटू 1/3/2 का स्क्वायर। 1 प्लस 1/2 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, 72 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9 9 8 8 4 32, तो आंसर आ जाएगा क्या, 32 न्यूटन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अ बॉडी वेज 200 न्यूटन। खुद से बनाने की पहले कोशिश करो, 1 मिनट का समय मिलेगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। एटलीस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगाने से क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो, आपके पास शीट नहीं है, सबके पास है ना, तो 7 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। आपके पास नहीं है, ऑफिस से ले लो, मैं प्रिंट दे रहा हूं। बाकी लोग क्वेश्चन पढ़ो। जिनके पास शीट नहीं है अगर, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बॉडी वेज 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, एक बॉडी जो है अर्थ की सरफेस के ऊपर, जो इसका वेट है, यानी कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पे, mg। mg इज इक्वल्स टू दे रखा है 200 न्यूटन। अब पूछ रहा है कि एट अ डिस्टेंस, कहा गया हाउ मच विल इट वे हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ का क्या मतलब है, हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ, वेरी गुड।
तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है ना, रेडियस आर है, लेकिन ये हाफ द वे डाउन, यानी कि ये कहां तक के पहुंच गया है, ऊपर से r/2 नीचे चला गया है। तो यहाँ पे बॉडी का वेट कितना होगा, mg डैश। सरफेस पे g होता है, सरफेस के ऊपर या नीचे क्या होता है, g डैश। अब हम लोग ना अर्थ की सरफेस से नीचे गए हैं, तो अब फॉर्मूला क्या हो जाता है, g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस d/r। और कितनी डेप्थ तक के नीचे गए हैं, r/2। तो हमें निकालना लेकिन क्या है, वेट निकालना है। अगर वेट निकालना है तो मैं दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर लूं, m से। mg अर्थ की सरफेस पे दे रखा है, तो यहां से मैं नया वाला वेट निकाल लूंगा, कितना हो जाएगा ये 200, 1 माइनस ये कितना था, r/2 था, और नीचे ऑलरेडी एक r है, ये कितना है, r/2, और नीचे ऑलरेडी एक r है, r से r कट जाएगा, ये बच जाएगा हाफ। तो mg डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 100 न्यूटन। यानी कि अर्थ की सरफेस से हाफ द वे डाउन आप नीचे जाएंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, 100 न्यूटन मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला वाला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। अगर किसी के पास क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो मैंने इसको ग्रुप में शेयर कर दिया है, अभी थोड़ी देर पहले ही क्यूबी करके भेज दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 बाकी लोग बनाओ, जिसके पास अगर नहीं है तो वो देख लो। द हाइट एट विच द वेट ऑफ बॉडी बिकम्स 1/16। द हाइट एट विच, यानी कि ये अर्थ है, ये अर्थ की सरफेस है, इससे कितना ऊपर जाने पे जो वेट है ना वो 1/16 रह जाता है, 1/16 ऑफ द वेट एट सरफेस। सरफेस का 1/16 रह जाता है कितना ऊपर जाने से। सॉल्व करो 1 मिनट में, 1 मिनट का ही क्वेश्चन है ये। ऊपर जाना है मतलब वही वाला फॉर्मूला, कौन सा, g डैश इज इक्वल्स टू g। गुड। कितनी ऊपर जाने पे 1/16 रह जाता है वेट, कितनी ऊपर जाने पे वेट जो है 1/16 रह जाता है। हुआ। अच्छा एक बात बताओ, सरफेस पे वेट कितना होता है, mg, और ऊपर जाने पे क्या हो जाता है, mg डैश, क्योंकि भाई मास तो सेम रहता है, इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। फॉर्मूला हमारे पास वो लिखा हुआ है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ऊपर जाने पे जो वेट है वो 1/16 रह जाता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि mg डैश इज 1/16 ऑफ mg, लिख सकते हैं ना ऐसा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितनी ऊपर जाने पे वेट 1/16 रह जाता है, तो मैंने लिख लिया mg डैश, नया वाला जो वेट होगा वो पुराने वाले वेट का 1/16 होगा। तो mg डैश की जगह पे मैं इसको लिख लूंगा आगे चल के। अब यहाँ पे तो m दिख ही नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, पहले से एक m को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, या चाहो तो यहाँ पे देखो दोनों साइड से m और m को काट दो, तो यहां से भी आपको क्या मिल जाएगा, g डैश इज इक्वल टू g/16। क्वेश्चन में दिया हुआ था ये, बस इसी को मैं यहां पुट कर देता हूं, इसकी जगह पे क्या लिख दूं, g/16 इज इक्वल टू g 1 प्लस सॉरी r/r+h का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड से g कट गया। अब चलो h की वैल्यू बताओ यहां पे फटाफट, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तनीश है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, सॉल्यूशन। हाँ, कितना है, 4r, 4r आ रहा है। देखो दोनों साइड से g कट गया, इस साइड क्या है 1/16,
ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट। तो इधर क्या बच जाएगा, 1/4 इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर प्लस एच। अब आर प्लस एच यहां जाएगा और 4 यहां आएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, आर प्लस एच इज इक्वल्स टू 4r। ये वाला r इस साइड जाएगा तो एक माइनस हो जाएगा, तो h इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, किसी का आया था 3r, गुड। तो देखो आप लोग सही आंसर पे पहुंच के भी 4r बोल रहे हैं, तो इसका सही आंसर है क्या, 3r। इसके बाद 9th और 10th क्वेश्चन हम लोग सबसे लास्ट में बनाएंगे, ये अच्छे क्वेश्चन है। 10th तो हम लोग बना सकते हैं, खैर उसको आखिरी में बनाएंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को। इसके बाद हम बनाते हैं एस्केप स्पीड वाला, एस्केप वेलोसिटी। जिन बच्चों को पता नहीं है, देखो यहाँ ये हमारी अर्थ है, यहां से मैं क्या करता हूं, अगर मान लो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक पत्थर को फेंकूंगा तो ये यहां तक जाएगा और वापस गिर जाएगा। अगर मैंने इसको 11 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भेजा तो और ऊपर जाएगा, लेकिन वापस से ही नीचे गिर जाएगा। कौन सी ऐसी स्पीड होगी जिसपे अगर मैं इसको भेजूं तो ये कभी वापस नहीं आएगा, वही कहलाती है एस्केप स्पीड। और एस्केप स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम अपॉन आर, या इसी का एक और फॉर्मूला क्या होता है, कैसे पे देखना फॉर्मूला, 2GR। ये दो फॉर्मूले हम लोगों ने इसके लिए पढ़ रखे हैं, फॉर्मूले हमने डिराइव भी कर लिए थे इसके फॉर्मूले। तो एस्केप स्पीड के फॉर्मूले हैं √2GM/r या 2GR। क्वेश्चन में जो दिया होगा उसके हिसाब से हम सॉल्व कर लिया करेंगे। तो देखो लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ टू द वेलोसिटी एट प्लेनेट हुज रेडियस एंड मीन डेंसिटी आर ट्वाइस एज दैट ऑफ अर्थ। यार इसमें तो डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन हमारे फॉर्मूले में तो कहीं डेंसिटी नहीं दिख रही है, तो हम डेंसिटी कैसे इंट्रोड्यूस करें। हाँ बिल्कुल सही, मास इज इक्वल्स टू, हाँ बिल्कुल सही, फॉर्मूला याद रखो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी या डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वहां पे मास की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अर्थ का वॉल्यूम इनटू अर्थ की डेंसिटी। तो ये वाला फॉर्मूला ना थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, ये वाले फॉर्मूले को हम लोग मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं, 2G/r इनटू मास की जगह पे अर्थ जो है एक स्फीयर है, तो 4/3πr³ इनटू डेंसिटी। ये अर्थ का वॉल्यूम है और ये अर्थ की डेंसिटी है। तो देखो फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया, ये आर से फिर यहाँ पे कुछ कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, ये फॉर्मूला देखो, ये वाला फॉर्मूला बचेगा 8/3πg/r²ρ। तो आप लोगों ने जहां पे एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा था वहां पे ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ताकि डेंसिटी के टर्म्स में जब भी पूछे, क्या हमने कुछ नया किया यहाँ पे, नहीं, हमने बस डेंसिटी दी थी तो मास की जगह पे डेंसिटी इंट्रोड्यूस की। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है ये 8/3πg/r²/r² तो ये वाले फॉर्मूले का मैं पे यूज करूंगा। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन 11th में, द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ टू द प्लेनेट, रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी टू अर्थ टू सम प्लेनेट, यही होगा VE/VP इज इक्वल्स टू, देखो अर्थ के लिए मैं लिख रहा हूं ऊपर फॉर्मूला 8/3πg/r²ρ, और नीचे वाला जो प्लेनेट है ना, इसकी रेडियस और डेंसिटी जो है ना वो ट्वाइस है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, अर्थ की ट्वाइस। तो 8/3πg, रेडियस को मैंने ट्वाइस कर दिया, तो देखो 2r² इनटू मीन डेंसिटी भी ट्वाइस है तो 2 × ρ लिख दिया। क्वेश्चन में ये लिखा है ना, एक ऐसा प्लेनेट है जिसकी रेडियस डबल है और उसकी डेंसिटी भी डबल है अर्थ के, तो यहाँ पे देखो मैंने 2r और 2 ρ लिख दिया। अब यहां से रेशियो निकालो फटाफट, जब इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें कट हो जाएंगी, 8/3 से 8/3 कट, पाई से पाई कट, जी से जी कट, r² से ये r² कट, रो से ये रो कट। तो फाइनली हमारे पास ऊपर क्या बचा, ऊपर तो सब कुछ कट गया, बस 1 बचा, और नीचे क्या बचा, 2² इंटू 2 यानी कि 4 इंटू 2 यानी कि 8, तो 1/√8। सही आंसर क्या हो जाएगा,
बी नहीं, 1/√8 2√2। देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√8 है ना, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 4 × 2। ये 4 बाहर चला जाएगा, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना, तो ये बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा 2√2। तो आंसर इसमें कौन सा है, डी। तो देखो फॉर्मूले हम लोग अप्लाई करना सीख रहे हैं, तो आप लोगों को मुझसे पहले बनाना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट वाला बनाओ, 12th वाला, ये खुद से बन जाएगा आप लोगों से। अर्थ के मास और रेडियस की बात किया है, तो मैं यहां से कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। एक फॉर्मूला तो ये वाला दिख रहा है, नंबर 1। नंबर 2 फॉर्मूला ये है। नंबर 3 फॉर्मूला ये है। मास और रेडियस की बात किया है अर्थ के, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना सही रहेगा, फर्स्ट वाला। उसी में हमको अर्थ का मास भी दिखेगा और अर्थ की रेडियस भी दिखेगी, तो मैं पहले ही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2gm/r। तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हमने अर्थ का मास क्या कर दिया, अगर अर्थ का मास ट्वाइस कर दिया और इसकी रेडियस को हाफ कर दिया, तो नई वाली एस्केप वेलोसिटी, इसको मैंने नंबर 2 दे दिया, देखो कितनी हो जाएगी। देखो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर रहा हूं, 2g, मास कितना हो गया डबल, तो मैंने लिखा 2m, और रेडियस कितनी हो गई हाफ, तो लिख दिया मैंने r/2। देखो जो क्वेश्चन में दिया है मैंने वही किया, मास अगर ट्वाइस हो जाए और रेडियस हाफ हो जाए तो क्या होगा। अब देखो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, 2g, ये नीचे वाला जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि r/2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो 2gm/r/4। अब ये 4 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूं 2 × gm/r, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 11.2। कि अर्थ की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, तो अर्थ के लिए फॉर्मूला लगा दिया मैंने gm/r। अगर मास डबल हो जाए रेडियस हाफ हो जाए तो यही तो हो जाएगा फॉर्मूला। तो देखो आंसर कितना आएगा, 2 × दिस, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 11.2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 × 11.2 यानी कि 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत भर भर के पूछता है एग्जाम में। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, अच्छी बात है, ये तो हमें पता है। इफ अ बॉडी इज टू बी प्रोजेक्टेड इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री टू द वर्टिकल। अब आप ना सीधे से ऊपर नहीं फेंक रहे हो, बॉडी को ऐसे परपेंडिकुलर से 45 डिग्री एंगल बनाते हुए फेंक रहे हो। ये परपेंडिकुलर है, बॉडी को अब आप ऐसे फेंक रहे हो, एंगल कितना है 45 डिग्री। तो बताओ उसको किस स्पीड पे फेंकना होगा। बिल्कुल सही। आप लोग अगर नोट्स पलट के देखेंगे तो उसमें मैंने लिखवाया था कि यहाँ पे आप किसी भी एंगल पे फेंको, किसी भी मास की बॉडी को फेंको, उसके लिए स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, देखो इसमें अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और आर बस है, ना यहाँ पे एंगल है, ना तो यहाँ पे बॉडी का मास है। तो चाहे छोटी वाली बॉडी हो चाहे बड़ी वाली बॉडी हो, दोनों को फेंकने के लिए सेम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए। समझ में आया। किसी भी एंगल पे फेंको या किसी भी मास की बॉडी को फेंको, हमेशा स्पीड सेम रहेगी अर्थ के लिए। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर्स। 14th क्वेश्चन को हम लोग 15 और 16 के बाद बनाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये बार बार टाइम पीरियड की बात कर रहा है, तो हमें केपलर का लॉ याद है कि किसी भी प्लेनेट का टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसकी ऑर्बिटल रेडियस का क्यूब। ये वाली इक्वेशन हमको याद है, टाइम पीरियड का स्क्वायर ऑर्बिटल रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक सैटेलाइट है ए ऑफ मास m, तो हमारा एक सैटेलाइट है, इसका मास कितना है m, और ये कितनी रेडियस के ऊपर है, r रेडियस के ऊपर है अर्थ से। उसके बाद एक अनदर सैटेलाइट है, सैटेलाइट का नाम है b और इसका मास कितना है 2m, और ये कितनी रेडियस पे है 2r। तो ये हमारी रही अर्थ, यहां से ये पहला वाला सैटेलाइट है वो किस रेडियस पे है, r रेडियस के ऊपर है, ये हमारा सैटेलाइट है a। और जो अगला सैटेलाइट है ना, ये वाला सैटेलाइट, ये वाला जो सैटेलाइट है ये कितनी रेडियस पे है 2r, ये है सैटेलाइट b, इसका मास है 2m और इस बेचारे का मास कितना है m। ठीक है, हम समझ गए क्वेश्चन को, हमने डायग्राम भी बना के दिखा दिया। अगर आप ऐसा डायग्राम बना दो तो क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, सैटेलाइट और फलाना का ना, देयर टाइम पीरियड्स आर इन द रेशियो ऑफ, तो उनके टाइम पीरियड जो होगा उनका रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो देखो ये वाला फॉर्मूला हमको दिख रहा है, इसको अगर मैं प्लेनेट ए के लिए लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, टी ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कोई कांस्टेंट लगा लिया मैंने, होगा कोई कांस्टेंट, मुझे क्या पता, पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ना, इसकी जगह पे मैंने क्या लिख लिया, के इंटू रेडियस ऑफ ए का क्यूब। सेम फॉर्मूला में बी के लिए लिखूंगा, तो टीबी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंटू आरबी का क्यूब। कोई बच्चा बता सकता है क्या कि यहाँ पे मुझे क्या पूछा है, उनके टाइम पीरियड का रेशियो, तो मैं यहाँ पे क्या करूं, ये दो इक्वेशन को, एक इक्वेशन को दूसरे डिवाइड करूंगा तभी तो टाइम पीरियड का रेशियो मिलेगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर देंगे हम लोग। तो के से के, देखो जो कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस किया था वो तो कट गया, और रेडियसेस का रेशियो दे रखा है, बताओ इसका फटाफट आंसर। देखो 1 डिवाइड बाई 2 करने पे हमको क्या मिलेगा, टी ए अपॉन टी बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन आर बी का होल स्क्वायर। आर ए कितना है आर, आर बी कितना है 2r, वैल्यूज रख दो, वैल्यूज रखते चलो, तो टी ए बाई टी बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। 1/2 कैसे आया, क्योंकि ये दिया हुआ है r और ये दिया हुआ है 2r, तो इसका क्यूब, r से r कट जाएगा, टी ए अपॉन टी बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 का क्यूब। तो यहां से टी ए बाई टी बी इज इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, 1/2 की पावर 3/2। कितना आ जाएगा आंसर, चलो अगर ये डायरेक्ट नहीं आता तो यहां से देखो, टी ए बाई टी बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/8, और 1/8 इसका स्क्वायर रूट पता है ना, 2√2 आया था अभी, तो टी ए बाई टी बी इज इक्वल्स टू 1/8 का स्क्वायर रूट, और 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2√2, इसको हम लोग 2√2 भी लिख सकते हैं। तो क्या आ गया, टी ए बाई टी बी इज इक्वल्स टू 1/2√2। आंसर कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन था 15, क्वेश्चन आंसर इसका क्या आ जाएगा डी। तो देखो मैंने ये वाला सॉल्व करवा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार आप लोग सॉल्व करो, क्योंकि इसमें एक कॉमन मिस्टेक है जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 को करो, फिर मैं बताऊंगा। इसमें देखो सब कुछ दिया हुआ है डेटा, एक का टाइम पीरियड दिया हुआ है और दोनों की रेडियस दे रखी है। इस वाले क्वेश्चन में एक का टाइम पीरियड दे रखा है, दूसरे का टाइम पीरियड पूछा है,
और दोनों रेडियस का रेशियो आप निकाल ही सकते हो। सॉल्व करो, इसमें वो मिस्टेक होती है लेकिन इसी बार होगी, फिर अगली बार से नहीं होगी। देखते हैं कौन कर पाता है इसको। जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी आंसर करें, रिप्लाई करें इसमें सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 14, कोई एक सैटेलाइट है, उस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उसका जो टाइम पीरियड है, इसको मैं टीजी बोल देता हूं। टीजी का मतलब है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये दिया हुआ है 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स दे रखा है, अच्छी बात है। उसके बाद बोल रहा है कि ये कितनी हाइट पे है अर्थ से, 6 RE। ये किस हाइट पे है, 6 RE। 6 RE का मतलब है अर्थ की रेडियस का 6 टाइम्स। अर्थ की रेडियस का 6 टाइम इतनी हाइट पे है ये। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एक और सैटेलाइट है हमारा, उसको मैंने ऐसी TS नाम लिख दिया कि कोई सैटेलाइट है, इसका टाइम पीरियड पूछ रहा है कि कितने आवर्स का टाइम पीरियड होगा अगर वो किस हाइट पे है, 2.5 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ की हाइट पे है। तो देखो जैसा हमने पिछली बार कॉन्सेप्ट लगाया था ना, सेम वैसे ही है। दोनों के बीच में इक्वेशन लिख लो, T² इज इक्वल्स टू K इंटू ये जिस रेडियस पे होगा। चलो सॉल्व करो फटाफट। जिन बच्चों को कैसे सॉल्व करना है समझ में नहीं आया, वो देखो यहाँ पे, ये जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था ये वाला कॉन्सेप्ट कि T² इज प्रोपोर्शनल टू R³ हमने पहले वाले सैटेलाइट के लिए लिख लिया, हमने दूसरे वाले सैटेलाइट के लिए भी इक्वेशन लिख लिया। उसके बाद देखो जब इनको डिवाइड करेंगे तो K से K कट जाएगा। यहाँ पे रेडियस ऐसा देता है ना कि वो कट जाए और कुछ वैल्यू मिले हमें, और एक टाइम पीरियड तो दे रखा है तो दूसरा टाइम पीरियड आ जाएगा। क्या सॉल्व हुआ? आंसर आया? अच्छा चलो, मैं सॉल्व कर रहा हूं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, TG का स्क्वायर इज इक्वल्स टू K, रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसकी रेडियस का क्यूब। उसके बाद कोई सैटेलाइट है S नाम का, उसके टाइम पीरियड का स्क्वायर क्या होगा, K, इसकी जो रेडियस होगी उसका क्यूब। यही फॉर्मूला होगा। अब मैं क्या करूं, मुझे ये निकालना है ना, तो इक्वेशन 1/2 नहीं, इक्वेशन 2/1 कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा, TS अपॉन TG का स्क्वायर, स्क्वायर लिखते हैं अलग अलग, स्क्वायर और स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल्स टू, क्या लिख दूं मैं, RS अपॉन RG का होल क्यूब। अब यहां से देखो मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, TS का स्क्वायर अपॉन 24 का स्क्वायर। जब भी हम रेशियो लेते हैं ना तो हमको सेकंड में इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये आर्स तो ये भी आर्स, ये मिनट तो ये भी मिनट, ये सेकंड तो ये भी सेकंड। तो हमने 24 स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल्स टू, यहां पे अब बताओ क्या लिखूं, ऊपर क्या आएगा, टू इंटू 2.5। हाँ,
सरफेस से 2.5 है, लेकिन हम लोग डिस्टेंस कहां से लेते हैं हमेशा? सेंटर ऑफ अर्थ से। तो पता है ये कहां पे है एक्चुअली? 7 RE पे है। यही इस क्वेश्चन का मेन दिक्कत है। आपको क्या दिया हुआ है? एच की वैल्यू दे रखी है, देखो मैंने बनाया है, लेकिन वहां पे हमको क्या लिखना पड़ता है? रेडियस। और रेडियस हमेशा कहां से लेते हैं? अर्थ के सेंटर से। तो आपको हाइट दे रखी है, अगर ये 6 RE है और ये क्या होता है? रेडियस ऑफ अर्थ, तो यहां से यहां कितना हो जाएगा? 7 RE। तो नीचे आ जाएगा क्या? जियो सिंक्रोनस का 7 RE, और ऊपर क्या हो जाएगा? 2.5 प्लस 1 RE। भाई ये रेडियस ऑफ अर्थ है, प्लस 2.5 रेडियस ऑफ अर्थ, तो कितना हो जाएगा? 3.5 रेडियस ऑफ अर्थ। किसको समझ में नहीं आया? पर और कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग विप्लव? हाँ, क्यों इतना लेट? नहीं, अंदर रहना है। तो देखो हम लोग ना क्वेश्चन नंबर कौन सा बना रहे हैं? 14 शीट है आपके पास? समझ में आ जाएगा ये। चलो इसका आंसर निकालो बाकी लोग। तो देखो RE से RE कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? TS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर 3.5/7 का होल क्यूब। 3.5 से 7 कितनी बार जाता है? 2 बार। तो 1/2 का क्यूब हो गया। 1/2 का क्यूब वो कितना हो जाएगा? 8। तो TS का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर इंटू, इससे ये 2 बार कट जाएगा और क्यूब लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा 1/8। 24 इंटू 24 लिख सकता हूं इसको मैं। तो एक 24 8 से 3 टाइम्स चला जाएगा, तो 3 इंटू 24 यानी 72। तो आंसर कितना आ जाएगा? 72 आवर्स। कौन सा ऑप्शन सही है? ये हमने सही किया ना? अच्छा ये भी तो है अभी स्क्वायर, तो स्क्वायर भी तो इधर आएगा अभी 72 के ऊपर। ये किसकी वैल्यू आई है? TS स्क्वायर की वैल्यू आई है ना। तो देखो TS का स्क्वायर इज इक्वल टू आया 72, तो TS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √72। तो TS इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 36 इंटू 2। 36 बाहर आके क्या बन जाएगा? 12। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर ए 6√2 आवर्स। ठीक है, देखो गलती हो जाती है, अगर 72 लिखा होता तो हम लोग उसमें टिक मार देते अभी, है ना? देख के ध्यान से। उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन है, फॉर अ सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी इज, कितना होता है? कल की क्लास में हमने किया है, मैंने आपको बोला था इसको नोट भी कर लेना। जिन बच्चों को याद नहीं है, इसको तो याद रखना है, याद। देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी बॉडी, पेन हो चाहे हवाई जहाज हो चाहे मून हो, वो कितनी होती है? -G(m)(m)/r। देखो ये हमारी प्यारी अर्थ है, और इससे कुछ डिस्टेंस ऊपर ये छोटा सा m मास रखा हुआ है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो G इंटू अर्थ का मास मल्टीप्लाइड बाई इस बॉडी का मास डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये r, इतनी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये हम लोगों ने पूरा डिराइव किया हुआ है, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी आता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा बच्चे बताएंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है? ½ mv²। पोटेंशियल एनर्जी वो है, काइनेटिक एनर्जी ये है। तो देखो अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ गोल 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 घूम रहा है, अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा होगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? mv²/r। याद आ रहा है ना? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा सेंटर से
अवे, सेंटर से अवे, तो देखो इसके ऊपर सेंटर से अवे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा होगा mv²/r। लेकिन देखो ये एक मास है और ये भी एक मास है, तो दो मास के बीच में हमेशा क्या रहता है, ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। और वो ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, F इज इक्वल टू G(m)/r²। इस यूनिट में सबसे पहली चीज हमने यही पढ़ी थी, दो बॉडी के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, वो कितना होता है Gmm/r²। तो देखो वो बॉडी सर्कुलर मोशन में कब तक रहेगी, जब तक ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल रहेंगे, सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल। तो हमने लिख लिया mv²/r इज इक्वल्स टू, क्या लिखा, Gmm/r²। दोनों साइड से देखो, यहां से r से ये r का स्क्वायर कट जाएगा। अब साइड में देखो क्या दिख रहा है, mv²। अगर मैं इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं और इस साइड भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखो हाफ mv² क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का ना फॉर्मूला आ जाता है क्या, Gmm/2r। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, Gmm/r, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, Gmm/2r। तो दोनों के बीच रेशियो कितना हो जाता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी आधी होती है हमेशा पोटेंशियल एनर्जी की। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेशियो किसका पूछा है, काइनेटिक टू पोटेंशियल। तो रेशियो कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। अगर पोटेंशियल एनर्जी x है तो काइनेटिक एनर्जी इसकी आधी होगी, कितनी, x/2। x/2, x से x कट गया, क्या बचा, 1/2। अगर पूछता पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, तब क्या लिखते, 2:1, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये चीज याद रखनी है हमें, बार बार ड्राइव नहीं करेंगे हम। उसके बाद चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पिछली क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया है बहुत बार। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, उसके बाद हमने डिफाइन किया था पोटेंशियल, और उसके बाद हमने डिफाइन किया था क्या, पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी पॉइंट पे, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, इसका मास है m, इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, जैसे ही मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या करेंगे, अच्छा इस पॉइंट पे निकालना है सर, तो यहां पे मैं एक मास रख दूंगा m। जैसे ही मैं इसको रखूंगा, क्या अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगी, ऑब्वियसली खींचेगी, और खींचने के लिए क्या लगाएगी, फोर्स। तो जितना भी फोर्स लगाएगी ना, उस फोर्स को इस बॉडी के मास से डिवाइड कर दो, यही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। और इसका हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, तो I इज इक्वल टू क्या आया था, Gm/r²। ये फॉर्मूला आ गया था हमारे पास, जहां पे r क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो ये इंटेंसिटी आ गई थी। उसके बाद पोटेंशियल को हमने डिफाइन किया था, ये हमारी प्यारी अर्थ है जिसका मास है कैपिटल M। एक बात बताओ, ये अर्थ से ऊपर यहां पे अगर मैं किसी बॉडी को रखूं तो उसको कितना पोटेंशियल मिलेगा। जैसे कि देखो ये अर्थ की सरफेस है, यहां से सेम लेवल ऊपर, सेम हाइट पे, यहां पे ना मैंने एक पेन को रखा है जिसका मास है कितना, m, और यहीं पे मैंने एक बस को रख दिया है जिसका मास है समझ लो m1। दोनों सेम हाइट पे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों के पास सेम पोटेंशियल है। इसका पोटेंशियल कितना होगा, G/H, और इसका भी पोटेंशियल कितना होगा, G/H। इसको हम पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh। तो पोटेंशियल दोनों के पास सेम है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, अलग अलग, mgh और m1gh। तो पोटेंशियल हमको डिफाइन करना है कि भाई इस पॉइंट, अच्छा एक बात बताओ, यहां पे इनके पास जितना पोटेंशियल है, अगर मैं इनको ऊपर कर दूं तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे ये आपका दोस्त खड़ा है, और ये बस नहीं है, अब क्या है, एक ब्रिक है, आपने जस्ट उसके सर के थोड़े से ऊपर वो ईंट रखी है, तो क्या इस ब्रिक में पोटेंशियल है उसका सर फोड़ने की, नहीं है। लेकिन उसी ब्रिक को और ऊपर ले जाओगे तो क्या ब्रिक के पास पोटेंशियल है उसका सर फोड़ने के लिए, ऑब्वियसली उसके पास पोटेंशियल है। तो अर्थ की सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाते हो ना, तो पोटेंशियल क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो पोटेंशियल के लिए फील आ गया कि क्या है ये पोटेंशियल, मतलब कुछ तो है यार जिसके कारण ना बॉडी की एनर्जी बाद में बढ़ जाती है। तो इस पोटेंशियल का फॉर्मूला है हमारे पास में, पोटेंशियल का हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है,
हाँ, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आया था, जो भी वर्क डन हमको बॉडी को करना पड़ता है डिवाइडेड बाय उसका मास, और इसका एक और फॉर्मूला आया था माइनस जी एम अपॉन आर। ये इसका एक और फॉर्मूला आया था, हमने सब डिटेल में डिस्कस किया है। ये है पोटेंशियल, और पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, बॉडी का मास इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारी प्यारी अर्थ, यहाँ पे कोई मास है m, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है माइनस जी एम अपॉन आर, उसमें इस मास को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन आर। अभी हमने उसको यूज भी किया था थोड़ी देर पहले, तो पोटेंशियल एनर्जी हमको मिल जाएगी माइनस जी एम एम अपॉन आर। तो ये सारे फॉर्मूले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखो हमें किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज, ईच ऑफ मास इतना इतना इतना, द रिजल्टिंग क्या पूछा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, बीच वाला साइड वाला, कौन सा, बीच वाला, तो माइनस जी एम अपॉन आर, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। चलो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज है, कितनी बॉडीज है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज, सबका मास कितना है 2 kg, आर सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मैंने एक्स एक्सिस बना लिया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये देखो एक्स एक्सिस, सारी बॉडीज कहाँ है, एक्स एक्सिस के ऊपर रखी है, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से पहली बॉडी कहां रखी हुई है 1 मीटर की डिस्टेंस पे, ये बॉडी कितने की है 2 किलोग्राम, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सारी बॉडी 2 किलोग्राम की है। तो देखो ये 1 मीटर पे, अगली बॉडी कहां पे रखी हुई है 2 मीटर पे, तो ये देखो 2 kg की बॉडी अब कहां रखी हुई है 2 मीटर पे रखी हुई है। अगली बॉडी कहां रखी हुई है 4 मीटर पे, तो देखो हम यहां पे आ गए, ये भी 2 kg की है। अगली बॉडी कहां रखी है 8 मीटर पे, तो ये 2 kg की बॉडी, ये अगली बॉडी 4 मीटर पे, अगली बॉडी 8 मीटर पे, और उसके बाद वाली कहां रखी होगी फिर 16 मीटर पे। तो समझ गए ये क्वेश्चन। तो पूछ रहा है द रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम एट द ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर टोटल पोटेंशियल कितना होगा। तो देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना है जीएम अपॉन आर, तो चलो ओरिजिन के ऊपर इस पॉइंट के कारण पोटेंशियल कितना होगा माइनस जी, एम की जगह 2 kg लिख लो, मास तो 2 kg दिया हुआ है ना, तो जीएम अपॉन आर, डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर। अब इस बॉडी के कारण प्लस माइनस जी, मास तो सेम है लेकिन उसकी डिस्टेंस क्या हो गई 2 मीटर, ये वाली बॉडी प्लस माइनस जी, मास तो सेम है 2 kg लेकिन डिस्टेंस कितनी हो गई 4, प्लस माइनस जी, डिस्टेंस कितनी हो गई अब 8, प्लस डैश डैश डैश, ऐसा इनफाइनाइट तक के जाना है, टोटल जोड़ लो आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। लेकिन इनफाइनाइट तक के कैसे जोड़ें, क्या कोई तरीका है इसका इनफाइनाइट सीरीज के लिए। आप लोगों ने पढ़ा है कि समेशन ऑफ सीरीज एपी और जीपी, 11th में अभी तक के पढ़ा है कि नहीं, एपीजीपी पढ़ा है ना। तो समेशन ऑफ सीरीज कितना होता है, समेशन ऑफ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जैसे कि देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये क्या कहलाता है एपी। तब में कितना डिस्टेंस है, गैप है 2 to 2 का। लेकिन अगर ऐसा कर दिया तुमने 2, 4, 8, 16, 32, 64, अभी 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाता है जीपी। इसमें समेशन कितना था n(n-1/2), याद आ रहा है समेशन। और इसमें समेशन क्या होता है, अगर आप इनफाइनाइट सीरीज के लिए निकाल रहे हो तो देखो इसमें जो समेशन होता है वो होता है पहला वाला टर्म मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, जहां पे आर क्या है, आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो अगला टर्म लाने के लिए, अगला टर्म लाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से, तो आर की वैल्यू क्या हो गई 2। और आपको कितनी स्टेप तक के जाना है, अगर 5 स्टेप तक के जाना है, देखो यहाँ पे ये पहला टर्म है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनको ऐड करने पे कितना आएगा, टोटल 5 टर्म है ना, तो मैं यहाँ पे पावर में कितना लिख दूंगा 5, आंसर मुझे मिल जाएगा। लेकिन अगर इनफाइनाइट तक के जाना है तो एन की जगह पे क्या लिखना होगा
इनफाइनाइट। और एक बात बताओ, यहाँ पे मैं नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करने किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 1/2 से। वेरी गुड। तो यहां पे इस पूरी सीरीज का कितना आएगा समेशन, वो मुझे निकालना है। तो देखो उसका क्या है आंसर, पहला वाला टर्म लिखो। चलो मैं पहला वाला टर्म लिखता हूं। पहला टर्म कितना है? -2g। चलो तो मैंने लिखा पहला वाला टर्म -2g। देखो टोटल पोटेंशियल निकाल रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाई ऊपर में क्या था 1 माइनस 1/2 की पावर इंफिनिटी। ये कितना हो जाएगा? 0। वेरी गुड। क्योंकि देखो 1/2 की पावर इंफिनिटी, किसी की भी पावर में इंफिनिटी चढ़ा तो वो क्या बन जाएगा? इंफिनिटी। 1/∞ क्या होता है? 0। तो ये वाला टर्म तो 0 होने वाला है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2। तो क्या बचेगा? -2g 1/1 यानी कि 1/2। ये 2 ऊपर चढ़ जाएगा और आंसर क्या बचेगा? -4g, क्योंकि ये 2 पहले से है। तो इसका आंसर आया -4g। -4g। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो समझ में आया? इसमें थोड़ा सा फिजिक्स है, बाकी तो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है। तो आप लोग चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, इसका सॉल्यूशन याद रहेगा, या बाद में क्लास का आप रिवीजन भी कर सकते हो यूट्यूब से देख के। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 है। एक बॉडी है जिसका मास m है, ये अर्थ की सरफेस के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, अगर अर्थ की सरफेस के ऊपर रखी हुई है तो उसका पोटेंशियल कितना होगा? -gm/R। अर्थ की सरफेस पे हम लोग क्या मानते हैं? आर को R। तो उतना पोटेंशियल था उसके पास, लेकिन अब आप उसको ना एक नई हाइट के ऊपर ले गए 3r। तो बताओ उसका चेंज इन पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? चलो इसको मैं सॉल्व कर, चलो आप लोग पहले ट्राई करो, फिर मैं बता रहा हूं। पहले ये बॉडी अर्थ की सरफेस पे रखी हुई थी, यह है इसकी पोजीशन नंबर 1। यहां से उठा के आप इसको पोजीशन नंबर 2 पे लेके चले गए। इस पोजीशन नंबर 2 पे लेके चले गए, तो बताओ इसका पोटेंशियल कितना चेंज हुआ? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है -gm/R। ये फॉर्मूला मुझे पता है, जहां पे R क्या होता है? सेंटर से डिस्टेंस। तो देखो यहां पे सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? R है ना। तो यहां पे पोटेंशियल कितना होगा? -gm/R। और यहां पे सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? R+3R, क्योंकि H की वैल्यू दे रखा है, ऐसे ही फंसाता है ये। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एट अ हाइट ऑफ 3r। तो भाई सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4r। और बच्चे इसी में गलती करते हैं। आप लोग बहुत स्मार्ट बच्चे, इसलिए आप लोग समझ गए सर की चाल। तो क्या होगा यहाँ पे? R+3R। तो इसका पोटेंशियल कितना चेंज हुआ? तो चेंज इन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? चेंज इन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सही, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल कितना है? -gm/4r माइनस पुराना पोटेंशियल कितना था? -gm/R। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा कितना? ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये है 1/4, तो आ जाएगा 3/4gm/R। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। 10th का आंसर है सी। इसके बाद कुछ असर्शन रीजन करना है हमको, आप लोग मुझे बताते जाएंगे आंसर, मैं उसका रूल आपको बता दूंगा। जब भी हम असर्शन रीजन के क्वेश्चन करते हैं, एक होता है असर्शन और एक होता है रीजन। तो देखो रूल क्या होता है कि आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। अगर दोनों के दोनों सही हैं, ऊपर वाला स्टेटमेंट भी सही है और नीचे वाला स्टेटमेंट भी सही है, तो आप क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए।
अगर ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर मैंने लिखा असर्शन, अगर मैंने असर्शन आई ईट और उसका रीजन लिखा कि बिकॉज आई नीड एनर्जी, मैंने लिखा असर्शन, क्या मैं खाना खाता हूं? सही है या गलत है? तो भैया असर्शन तो सही है, रीजन सही है। क्या आप बिकॉज को हटा दो, अभी सिर्फ इतना लिखो, आई नीड एनर्जी, आई नीड एनर्जी। ये सही लिखा हूं कि गलत लिखा हूं? मुझे एनर्जी की जरूरत होती है कि नहीं होती है? तो रीजन बिल्कुल सही है। क्या रीजन इसका सही एक्सप्लेनेशन है? आई ईट, पता है ये कैसे पता चलेगा? आप ना दोनों के बीच में ना बिकॉज जोड़ के देख लिया करना। बिकॉज लिखा नहीं होता, लेकिन आप ना ऐड करना और देखना सुनने में सही लग रहा है क्या। आई ईट बिकॉज आई नीड एनर्जी, हाँ, सही एक्सप्लेनेशन है। अब मैं देखो दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें मैंने असर्शन लिखा आई ईट और रीजन लिखा सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। क्या असर्शन सही है? क्या मैं खाना खाता हूं? बिल्कुल खाना खाता हूं मैं, ये तो सही चीज है। उसके बाद रीजन, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, क्या सन ईस्ट से राइज होता है? हाँ, तो रीजन भी, ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन क्या ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है? मैं खाना खाता हूं क्योंकि सूर्य जो है वो ईस्ट से निकलता है। बिकॉज जोड़ के देखो, अगर मैं यहाँ पे बिकॉज लिखूं तो क्या उस बिकॉज को जस्टिफाई कर रहा है? बिकॉज को जस्टिफाई कर रहा है? नहीं। तो यहां पे देखो जस्टिफाई कर रहा था, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो ऑप्शन नंबर ए, इफ बोथ सही लेकिन ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उसके बाद बाकी तो आप समझ ही जाओगे कि उसमें से ये सही है, ये गलत है। इफ असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स, उसके बाद ये अगर असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है, ये तो समझ में आ जाता है। दिक्कत ए और बी में होती है, ठीक है। तो चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करते हैं। इसमें टोटल 33 क्वेश्चंस हैं, बाकी के आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन, स्मॉलर द ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन, शॉर्टर इज द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। जितना छोटा इसका ऑर्बिट होगा, इसको उतना ही कम टाइम लगेगा ऑर्बिट करने में। सही है या गलत है? हमें केपलर का लॉ पता है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। आर जितना ज्यादा बड़ा होगा, टाइम पीरियड भी उतना ज्यादा बड़ा होगा। क्या बोल रहे हैं? हाँ, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा। अच्छा एक बात बताओ, मरकरी को ज्यादा टाइम लगता है कि अर्थ को ज्यादा टाइम लगता है सन को एक बार चक्कर लगाने में? अर्थ। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है ज्यादा डिस्टेंस पे है। सन से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम पीरियड भी बढ़ेगा एक रोटेशन का। आप खुद बताओ, जैसे कि प्लूटो है, उसको तो कितना ज्यादा टाइम लगता है एक चक्कर लगाने में? 250-300 साल कुछ लगता है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे। मरकरी को 88 डेज लगते हैं बस। तो जितना दूर रहोगे उतना टाइम पीरियड बढ़ता चला जाएगा। आर क्या है? सन से डिस्टेंस है, डिस्टेंस बढ़ेगी टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है, स्मॉलर द ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन, शॉर्टर इज द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन। क्या ये वाला स्टेटमेंट सही है विप्लव? बिल्कुल सही है, वही तो मैंने बाजू में लिख रखा है। देखो, अकॉर्डिंग स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये भी सही है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो बताओ, क्या ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है या ये कुछ और बात कर रहा है, ये कुछ और बात कर रहा है? आंसर क्या आएगा, ए या बी? अरे गैस करो ना यार,
ए, बिल्कुल से एक साथ ऐसी आवाज आनी चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब अगला वाला पढ़ो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला वाला, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबली स्मॉल स्मॉल कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। याद करो, मैंने आप लोगों को 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बताया था। कौन कौन सी होती हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया था, उसके बाद मैंने बताया था वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, फिर बताया था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। मैंने बताया था सबसे वीक कौन सी फोर्स होती है? दुनिया की सबसे वीक फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक है, और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। अच्छा, आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि एक जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर में क्या भरे होते हैं? नहीं, ये पूरा एटम है, चारों तरफ ना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं है, लेकिन अंदर में ना बहुत सारे प्रोटॉन भरे हुए होते हैं। अब आप सोचो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो इनको तो एक दूसरे को रिपेल कर देना चाहिए, बट एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। ये ना किसी एक नेचर के फोर्स से बंधे हुए हैं, वो फोर्स हम आज तक के समझ नहीं पाए कि वो कौन सा ऐसा फोर्स है जिसके कारण ये सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स भी ना एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है जो कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर है, और जो प्लैनेट्स के बीच में लग रहा है वो सबसे वीक फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल इज नेग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर्ड टू द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। हाँ, ग्रेविटेशन सबसे वीक है, सबसे कमजोर है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा वाला पढ़ो, द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस इज एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज्ड पार्टिकल्स ओनली। भाई इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हैं, तो ये कौन एक्सपीरियंस करेगा, चार्ज्ड बॉडी या अनचार्ज्ड बॉडी? जैसे कि देखो, अगर किसी वायर में करंट बह रहा है, आपने लोहे की रॉड ली, उसको जाके टच किया, और एक बार लकड़ी की रॉड ली और उसको जाके टच किया, लकड़ी की रॉड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, कोई चार्ज नहीं होते, तो उस वजह से हमको करंट नहीं लगता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई इलेक्ट्रिकल फोर्स कौन एक्सपीरियंस करते हैं? जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही। क्या ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है? नहीं, ग्रेविटेशन कमजोर है उसका रीजन ये नहीं है, ये तो बता रहा है कि भाई फोर्स लगेगा, पर ग्रेविटेशन क्यों वीक है इसका सही जवाब नहीं दे रहा है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। उसके बाद तीसरा वाला देखो, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज सेम एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। विप्लव बताओ, यूनिवर्सल गैस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब किसकी बात कर रहे हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कौन सा जी, छोटा जी बड़ा जी? बड़ा जी, ये है बड़ा जी। और असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम जी से डिनोट करते हैं। तो ये बोल रहा है ये दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है क्या? नहीं, ये तो कोई कांस्टेंट है और ये असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये हर जगह लगता है, कोई भी दो प्लेनेट के बीच में कहीं पे भी, ये जो है हर जगह चेंज होते रहता है। हमारी अर्थ के लिए 9.8 है, तो दोनों सेम चीज है क्या? नहीं, तो ये वाली चीज तो गलत है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ये बात सही है कि गलत है? दोनों का यूनिट सेम है कि अलग अलग है? जो जी होता है, आपने देखा होगा फोर्स बराबर क्या होता है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। इस जी की यूनिट निकालो, क्या आ जाएगी? आर स्क्वायर और एम एम इधर, तो जी की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। और उसका तो नाम ही पता है, असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों का यूनिट सेम है क्या? नहीं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा क्या? नहीं। दूसरी वाली चीज भी क्या है? गलत है। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? हाँ, इसमें सही क्या हो जाएगा? डी। चलो चौथा वाला बताइए, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉडी ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड।
अच्छा एक बात बताओ, ये अर्थ की सरफेस है, ये जो है एक छोटी सी बॉडी है और ये एक बड़ी बॉडी है, इस पे फोर्स कितना लगेगा नीचे? इसका मास m है और इसका मास कैपिटल M, इस पे कितना लगेगा? mg। और इस पे कितना लगेगा? mg। इसके लिए चेंज क्यों नहीं किए? g की वैल्यू मास टू मास अलग होती है क्या? नहीं, सारे मास इसके लिए सेम लगती है। आप लोग हमेशा m इंटू जी लिखते थे ना, छोटी बॉडी हो चाहे बड़ी बॉडी हो। द वैल्यू ऑफ g डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड। हाँ, जी की वैल्यू बॉडी पे डिपेंड नहीं करती। चाहे ये पेन हो, इसके ऊपर भी m इंटू जी लगेगा, चाहे यहाँ पे कोई बस हो उसके ऊपर भी m इंटू जी लगेगा। तो पहली वाली चीज तो बिल्कुल सही है। असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये कांस्टेंट है क्या? आप लोग तो भाई इसकी वैल्यूज निकाले हो, जी डैश। ऊपर जाओगे अर्थ से तो चेंज हो जाएगी, नीचे जाओगे तो चेंज हो जाएगी, यानी कि कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है क्या? नहीं, इसकी तो वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो अलग अलग क्वेश्चन के लिए। तो ये वाला जो है ना, ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। बिकॉज जोड़ के देख लिया करना दोनों का, तो जब दोनों सही होते हैं ना तब बिकॉज जोड़ के देख लेना, आपको फील आ जाएगा कि सही है या गलत है। तो ऐसे ये बहुत सारे क्वेश्चन है, टोटल 33 क्वेश्चन है ये। इसको आप लोग एक बार घर जाके कोशिश करना बनाने की। और जो मैंने फॉर्मूला, ये जो शीट दिया था ना क्वेश्चन वाली, इसको भी कंप्लीट एक बार खुद से एक सेपरेट कॉपी में बना के देख लेना। सारे बनने चाहिए, ये भी 33 क्वेश्चंस जो है कोशिश करके देखना। इसका आंसर फिर मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है? चलिए, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।